हेलो एंड वेलकम टू indiabud.com। फ्रेंड्स, इन वीडियो सीरीज में हम लोग इंडियन इकोनॉमिक्स का मेजर टर्म्स देखने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, एग्जाम्स में भी आते हैं। तो ये पार्ट 1 है, इसमें आपको 20 टर्म्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट्स में आपको रिमेनिंग टर्म्स और भी मिलते जाएंगे। तो आपका कल भी एक वीडियोस था क्लासिकल डांसेस के ऊपर, जो अगर आपने देखा नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वो देख सकते हैं। तो उसमें जनरल स्टडीज़ का आपको पोर्शन कवर होता जाएगा। तो इसमें आपको और भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स जो भी आ रहे हैं, यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी, जेपीएससी, इस तरह का जो भी एग्जाम्स है सब में आपको ये हेल्प होगा। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, और इसमें 20 टर्म्स कवर करने वाले हैं हम लोग। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें या सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, किसी सवाल सुझाव के लिए कमेंट करें और वीडियो को शेयर कर दें अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। तो इसमें सारे टर्म्स जो दिए हुए हैं वो उसके नीचे डेफिनेशन भी दिया हुआ है, तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। तो फिर भी मैं आपको यहाँ पर बताते जाता हूँ टर्म्स क्या क्या हैं और इसका मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहला जो टर्म है वो द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, आसियान। तो ये आसियान क्या है? ये एक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है कंट्रीज का, जो कि साउथ ईस्ट एशिया में लोकेटेड है। तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज कौन कौन सी हैं जो इसमें पार्ट है? वो है थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, ब्रुनेई दरासलम, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम। तो ये कंट्रीज जो हैं, ये 10 कंट्रीज जो हैं, ये पार्ट हैं आसियान की। नेक्स्ट जो टर्म है वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, BOP। तो ये एक स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट है जो समराइज करता है सारे एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस को। एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस कौन से? जो कि रिसिप्ट्स हो या पेमेंट्स हो, और ये होता है करंट और कैपिटल अकाउंट दोनों में काउंट किसी कंट्री में जो कि इन्वॉल्व रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लाइक एक साल के लिए। तो BOP जैसा शो करता है इसमें टोटल एसेट और ऑब्लिगेशन ओवर अ टाइम पीरियड। तो ये हमेशा बैलेंस होता है। तो जितना एसेट है, ऑब्लिगेशन है, तो ये बैलेंस हो जाएगा आपका, और इसमें यही 2 फैक्टर्स काउंट होते हैं। बैरियर्स टू एंट्री, नेक्स्ट टर्म नंबर 3। तो इसका मतलब होता है ये एक फैक्टर है जो कि किसी भी सेक्टर में एंट्री के लिए या किसी इंडस्ट्री में एंट्री के लिए बैरियर क्रिएट करता है दूसरे के मुकाबले में। जैसे अगर यहाँ पर जैसे दिया हुआ है कि जो कि ऑलरेडी जो टर्म्स फर्म्स हैं उस सेक्टर में, जैसे कि अगर आपको न्यूक्लियर पावर में अभी करेंटली इंडिया में NPCIL काम कर सकती है, BARC काम कर सकती है, तो उसमें बैरियर्स टू एंट्री गवर्नमेंट ने इस तरह के रेस्ट्रिक्शंस बनाए हुए हैं कि उसमें और प्राइवेट प्लेयर्स या कोई और प्लेयर एंट्री नहीं कर सकता है। उसमें वही प्लेयर्स एंट्री कर सकते हैं जो कि ऑलरेडी मार्केट में हैं, और उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से रेस्ट्रिक्शन है ताकि दूसरे प्लेयर ज्वाइन ना कर सके उनको। तो ये हमेशा एक मोनोपोली टाइप मार्केट क्रिएट करता है इस सेक्टर में। तो इसको हम लोग बोलते हैं बैरियर्स टू एंट्री। नेक्स्ट जो टर्म है, टर्म नंबर 4, वो है बेटर कॉम्प्लायंस। तो बेटर कॉम्प्लायंस का मीनिंग क्या होता है? ये ओबे करना या कॉम्प्लाई करना होता है गवर्नमेंट रेगुलेशंस को। तो ये इस केस में इसको रेफर किया जाता है जहां पर टैक्सेस पेमेंट या ड्यूज है जो गवर्नमेंट को पे करना हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे बेटर कॉम्प्लायंस। नेक्स्ट टर्म है बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स। तो ये एग्रीमेंट्स होते हैं जो कि रिलेटेड होते हैं कमोडिटीज और सर्विसेज के एक्सचेंज के लिए 2 कंट्रीज के बीच। मान लीजिए इंडिया US में कोई डील होती है, इकोनॉमिक डील होती है कुछ कमोडिटी एक्सचेंज के लिए, फिर या फिर कुछ सर्विसेज एक्सचेंज के लिए। जैसे अभी रिसेंटली न्यूज़ था कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन टैबलेट जो है वो इंडिया जो है वो सप्लाई करने वाला है US को। तो इस तरह के जो होगा, जो भी ट्रीटीज होती हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स। फिर नेक्स्ट टर्म है ब्रंटलैंड कमीशन। तो ये कमीशन है जो को इस्टेब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये बना था 1983 में, और इसका काम था वर्ल्ड के एनवायरमेंटल प्रॉब्लम को स्टडी करना और प्रोपोज करना एजेंडा को, ताकि उनको जो प्रॉब्लम्स है उनको एड्रेस किया जा सके। उसके बाद ये एक रिपोर्ट के साथ आई। तो डेफिनेशन जो प्रोवाइड किया गया कमीशन के द्वारा जो इस टर्म का है वो है
सस्टेनेबल डेवलपमेंट का टर्म कॉइन किया गया था, जो कि वेरी पॉपुलर है अभी और दुनिया भर में इसकी चर्चा होती रहती है। नेक्स्ट जो टर्म है वो है बजटरी डेफिसिट। तो यहाँ पर ये जो टर्म है इसका मीनिंग होता है कि गवर्नमेंट का इनकम और जो टैक्स रिसिप्ट्स है वो फेल करे जो एक्सपेंडिचर है। मतलब अगर गवर्नमेंट फॉर एन एग्जांपल 1 लाख करोड़ का उसके पास टैक्स आ रहा है, लेकिन जो एक्चुअल में एक्सपेंडिचर है जो गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है जितना पैसा वो 1,20,000 करोड़ हो जा रहा है, तो इसमें वो हो गया, वो डेफिसिट पार्ट हो गया, तो ये इसको बजटरी डेफिसिट बोलते हैं। नेक्स्ट जो टर्म है वो है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, BEE। तो ये टर्म भी काफी पॉपुलर टर्म है। ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम क्या है, पॉलिसी और स्ट्रेटेजी डेवलप करना, जिससे कि सेल्फ रेगुलेशन और मार्केट प्रिंसिपल्स से रिलेटेड इससे स्ट्रेटजी और पॉलिसी ये डेवलप करती है। और इसका काम है प्रमोशन एनर्जी कंजर्वेशन का डिफरेंट सेक्टर्स, इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स में। और उसके बाद ये मेजर्स लेती है ताकि ये जितने भी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो वेस्ट हो रही है उसको रोक सकें। नेक्स्ट टर्म है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, BPO। तो यहाँ पर ये है कि कोई भी बिजनेस जो है अपना जो कुछ एक्टिविटीज आउटसोर्स कर जो देती है, जैसे काफ़ी IT कंपनीज हैं जो US में है, उन्होंने अपना जो बिजनेस है, बिजनेस कॉल्स रिलेटेड बिजनेस है, उसने इंडिया में आउटसोर्स किया हुआ। तो जैसे इंडिया में जैसे यहाँ पर है कॉन्स्टिट्यूटिंग, ये मेनली ये होता है जो सर्विस, अगर कोई कंपनी सर्विस को आउटसोर्स कर रही है किसी दूसरे कंपनी को, ये जो टर्म है फ्रीक्वेंटली यूज होता है आउटसोर्सिंग ऑफ एक्टिविटीज, जैसे कि रिसीविंग एंड मेकिंग कॉल्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर कंपनीज पॉपुलरली नोन एज कॉल सेंटर्स। तो इंडिया में इसके काफ़ी एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जहाँ पर फॉरेन कंपनीज जो है इंडियन कंपनीज को IT इनेबल्ड सर्विसेज में अपना जो कॉल्स का जो काम है वो उनको आउटसोर्स कर देती है। नेक्स्ट जो टर्म है वो है कैरिंग कैपेसिटी। तो एक ये मेजर है हैबिटेट को जो कि इनडेफिनेटली कोई भी पॉपुलेशन को सस्टेन करे एक पार्टिकुलर डेंसिटी तक। ये एक टेक्निकल डेफिनेशन है जिसका मीनिंग क्या होता है, ये कैरिंग कैपेसिटी होता है किसी लार्जेस्ट साइट ऑफ अ डेंसिटी डिपेंडेंट पॉपुलेशन का, जिसमें आपको पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो होगा वो 0 होगा। मतलब कि कैरिंग कैपेसिटी जो होगा जहां पर पॉपुलेशन टेंड करेगा, मतलब पॉपुलेशन विल टेंड टू इंक्रीज बट दे विल डिक्रीज अबव कैरिंग कैपेसिटी। तो कैरिंग कैपेसिटी है उसके ऊपर वो डिक्रीज करने लगेगा। उसके बाद पॉपुलेशन साइज डिक्रीजेज अबव कैरिंग कैपेसिटी ड्यू टू आइदर रिड्यूस्ड सर्वाइवरशिप, जैसे कि इनसफिशिएंट स्पेस हो गया या फूड हो गया, इसके कारण पॉपुलेशन जो है वहाँ पर से घटने लगता है, और या फिर रिप्रोडक्टिव सक्सेस हो गया जो कि उसके भी रीजंस हो सकते हैं, जैसे इनसफिशिएंट फूड हो गया या बिहेवियरल इंटरेक्शंस हो गया या दोनों हो गया। उसके बाद कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट है, ये वेरी करेगा डिफरेंट स्पेसिस के लिए और डिफरेंट हैबिटेट्स में, और ये चेंज कर सकता है टाइम टू टाइम डिफरेंट फैक्टर्स के कारण, जैसे कि फूड अवेलेबिलिटी, एनवायरमेंटल कंडीशंस और स्पेस के कारण। नेक्स्ट जो टर्म है वो है कैस्केडिंग इफेक्ट, जहां पर टैक्स इम्पोजिशन जो होता है वो क्या कर देता है, एक डिसप्रोपोर्शनेट राइज हो जाता है प्राइसेस में। अगर कि आपने कुछ टैक्सेस इंक्रीज कर दिए लेकिन उसका इफेक्ट ये हुआ कि प्राइस आपका बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया, तो ये ज़्यादा बढ़ जाता है जहाँ पर मोर देन द राइज इन द टैक्स। तो जितना आपने टैक्स किया उससे ज़्यादा ही प्राइसेस बढ़ गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। नेक्स्ट जो टर्म है वो है कैश रिजर्व रेशियो, CRR। तो ये जो पोर्शन होता है, एक प्रोपोर्शन होता है टोटल डिपॉजिट और रिजर्व किसी भी कॉमर्शियल बैंक के पास है, उसका एक पोर्शन जो है वो सेंट्रल बैंक को रखना होता है। जैसे इंडिया में सेंट्रल बैंक जो है वो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसमें अगर जितने भी बैंक्स है वो अपना सर्टेन अमाउंट कुछ परसेंटेज डिपॉजिट और रिजर्व्स रखती हैं, वो हमेशा RBI के द्वारा रेगुलेट किया जाता है कितना परसेंट होना चाहिए, तो सारा कुछ रखती है RBI के पास। वैसे ही डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट सेंट्रल बैंक्स हैं, उनके पास वो रखेगी, और ये इसलिए होता है ताकि कंट्रोल रह सके RBI का कॉमर्शियल बैंक्स के ऊपर, थोड़ा कंट्रोल रख सके रेट्स के टर्म्स में, और डिफरेंट टर्म्स में भी ये कंट्रोल रख सके RBI।
नेक्स्ट जो टर्म है वो है कैजुअल वेज लेबरर। ये एक आदमी, ऐसा आदमी जो कि कैजुअली जो है, हम कभी कभार इंगेज हो किसी के दूसरे के फार्म में या नॉन फार्म एंटरप्राइजेस, और बदले में क्या है उसको वेज मिले, उसको जो भी है तनख्वाह मिले, जैसा कि वो डेली या पीरियोडिक वर्क कॉन्ट्रैक्ट हो या काम करे उसके हिसाब से। इसको हम लोग बोलते हैं कैजुअल वेज लेबरर। नेक्स्ट जो टर्म है वो कॉलोनियलिज्म है। तो ये प्रैक्टिस जो थी ये ब्रिटिश के द्वारा बहुत किया गया है इसको प्रैक्टिस। ये क्या करती थी कि जो एक्वायर करती थी कॉलोनीज को और उसको क्या करती थी, डिपेंडेंट बना देती थी अपने ऊपर। तो पॉलिसीज सारा उन पे इफेक्ट होगा, जो भी पॉलिसी डिसीजंस लेंगी वो सारे कॉलोनीज पे उन पे डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा। और इसका मीनिंग क्या होता था, इसका ये होता था काम कि इससे क्या होता था, पावर बढ़ता था, कंट्रोल बढ़ता था और रूल जो है वो बढ़ता था। और इससे लोगों का लाइफ, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लाइफ लोगों का भी अफेक्ट होता था जो कि कॉलोनीज बनी है उसमें। तो इसमें कॉलोनियलिज्म का था एक्सप्लॉयटेशन का, अगर बोले तो सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका एक पार्ट है वो है एक्सप्लॉयटेशन। तो ब्रिटिश ने अपनी जितनी कॉलोनीज बना ली उसके बाद एक्सप्लॉयट किए, वहाँ पर रिसोर्सेज एक्सप्लॉयट किए, जिस तरह का भी पॉलिसीज अपने फेवर में लागे, और वहाँ पर सारा कुछ एक्सप्लॉयट करती थी उस कंट्री को। नेक्स्ट जो है वो कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो इसका मतलब होता है कि उन क्रॉप्स का प्रोडक्शन जो कि मार्केट के बेसिस पे आपको ज़्यादा पैसा जिससे मिल सके, रिगार्डलेस ऑफ सेल्फ कंजम्पशन, जैसे कि फैमिली कंजम्पशन हो गया। तो ब्रिटिश रूल में इस तरह का किया जाता था कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, जिसमें क्या करता था, इसमें अलग ही मीनिंग था। वहाँ पर बेसिकली आपको कॉमर्शियल क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए फोर्स किया जाता था और उसके बदले में हायर प्राइस दिया जाता था किसानों को, बदले में कि कैश क्रॉप्स या फूड क्रॉप्स को आपको ग्रो करे। तो ओपीएम बहुत ज़्यादा फेमस था, ब्रिटिश फोर्स करते थे कि ओपीएम ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाए, रिगार्डलेस ऑफ राइस या वीट प्रोड्यूस आप कर रहे हैं, मतलब ग्रो कर रहे हैं। उससे क्या होता था कि ओपीएम से जो फर्टिलिटी था ज़मीन का वो घटता था, लेकिन ओपीएम का चूंकि रेट ज़्यादा था तो उस तरह का फोर्स किया जाता था। तो ये जो ये कैश क्रॉप जो यूज़ होते थे वो रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ होते थे, जो ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज होती थी उसमें। नेक्स्ट जो टर्म है वो कॉम्यून्स। तो इसको पीपल्स कॉम्यून्स भी बोलते हैं या फिर रेनमिन कॉन्गसे बोलते हैं चाइना में। ये हाईएस्ट 3 एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल होते थे रूरल एरियाज में, जो कि पीरियड था 1958 से लेकर 1982-85 तक, जहाँ पर इनको रिप्लेस किया गया फिर टाउनशिप से। तो कॉम्यून्स जो होते हैं लार्जेस्ट कलेक्टिव यूनिट होते हैं, जहाँ पर प्रोडक्शन ब्रिगेड्स और प्रोडक्शन टीम्स में उनको डिवाइड किया जाता है, और ये गवर्नमेंटल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फंक्शंस ये काम इनका होता है। नेक्स्ट जो टर्म है वो है कंजम्पशन बास्केट। तो ये कंजम्पशन बास्केट ऐसा ग्रुप होता है, ग्रुप इन द टर्म्स गुड्स और सर्विसेज का ग्रुप्स होता है कि जो कि कंज्यूम किया जाता है किसी हाउस होल्ड के द्वारा। तो इसको एस्टिमेट करने के लिए, कंजम्पशन पैटर्न लोगों का एस्टिमेट करने के लिए स्टैटिस्टिकल एजेंसीज क्या करती है कि इन तरह के आइटम्स को आइडेंटिफाई करती है जो इसमें आते हैं बास्केट में। जैसे इंडिया में एनएसएसओ है जिसने आइडेंटिफाई किया 19 आइटम्स को कंजम्पशन बास्केट में। लाइक इसमें जो है वो सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, एडिबल ऑयल्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्यूल एंड लाइट है और क्लोथिंग है। तो इस तरह में इनको डिवाइड किया गया टोटल 19 ग्रुप ऑफ आइटम्स को। नेक्स्ट जो टर्म है वो है डिफॉल्ट। तो जिसका मतलब होता है कि अगर अगर कोई रीपेमेंट करने में फेल करता है, जो कि प्रिंसिपल अमाउंट का रीपेमेंट हो या इंटरेस्ट का रीपेमेंट हो किसी भी डेट में, तो उसमें अगर वो फेल करता है उसको हम लोग बोलते हैं डिफॉल्ट। तो इसमें जैसे होता है सॉवरेन डेट होता है, जहाँ पर लोन जो है गवर्नमेंट से ऑब्टेन किया जाता है लेंडर्स के द्वारा, लाइक इंटरनेशनल फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस करती हैं, और एक स्केड्यूल डेट होता है। और उसके बाद इसको अगर डिफ़ॉल्ट करने से क्या होता है, क्रेडिबिलिटी, जो भी डेटर होता है उसका क्रेडिबिलिटी लॉस होता है, तो बाद में वो इफेक्ट पड़ता है नेक्स्ट टाइम से जब लोन्स इशू करना होगा उन्हें। तो नेक्स्ट है डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो ये एक सिचुएशन होता है जहां पर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है वो रेवेन्यू को एक्सीड कर जाए।
नेक्स्ट जो टर्म है वो है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ये कॉन्सेप्ट है जो डेवलप किया गया था डेमोग्राफर जिनका नाम था फ्रैंक नोटेस्टिन। 1945 में इस टर्म को कॉइन किया गया था और ये डिस्क्राइब करता है टिपिकल पैटर्न का। वो पैटर्न है फॉलिंग डेथ और बर्थ रेट्स। किसके कारण? तो रिस्पॉन्स टू बेटर लिविंग कंडीशंस एसोसिएटेड विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो किसी कंट्री में अगर ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, लोग प्रॉस्पेरस ज़्यादा हो रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है, जैसे हेल्थ सर्विसेज भी इंप्रूव हो रही है, तो उस केस में डेथ जो है वो घटेगा और बर्थ रेट्स है वो भी घटेगा। तो ये आइडेंटिफाई किया गया था 3 फेजेस में टोटल डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, जो कि एक है प्री इंडस्ट्रियल, फिर है डेवलपिंग और थर्ड है मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटीज। तो एक बाद में एक और फेज को ऐड किया गया जो कि पोस्ट इंडस्ट्रियल भी बोलते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। टोटल 20 टर्म्स इसमें डिस्क्राइब किए गए। नेक्स्ट वीडियो में भी 20 टर्म्स लेके आएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। किसी सवाल सुझाव के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को शेयर कर दें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। उसके बाद सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपने पिछला वीडियो फोक डांसेस से रिलेटेड नहीं देखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके आप वीडियो देख सकते हैं।